बादशाह ने सैयद बंधुओं को पद से हटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ क्योंकि तब तक सैयद बंधु काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और अंत में सैयद बंधुओं ने ही बादशाह को गद्दी से उतार दिया और उसे मार डाला गया। इसके बाद सैयद बंधुओं ने एक के बाद एक दो युवा शहजादों को गद्दी पर बैठाया। दोनों ही शहजादे जल्द ही बीमारी की वजह से मर गए। इसके बाद सैयद बंधुओं ने 18 वर्ष की आयु में मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। अब तक सैयद बंधु सारी सत्ता अपने हाथों में ले चुके थे। बादशाह सैयद बंधु के इशारों पर नाचने लगे थे। यहाँ तक कि बादशाह बिना सैयद बंधुओं की अनुमति के लोगों से मिलजुल नहीं सकते थे और कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। सैयद बंधुओं का शासन 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक चलता रहा। इतिहास में सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले के नाम से भी जाना जाता है। सैयद बंधु जानते थे कि भारत जैसे देश में शासन करने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही ऊंचे पद दिए। राजपूत, मराठों और जाटों के साथ समझौता किया गया। सैयद बंधुओं ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के भी जोरदार प्रयास किए, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। उन्हें लगातार लड़ाइयों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। फर्रुखसियर को गद्दी से हटाए जाने और मार डालने की वजह से बहुत से सामंत भयभीत हो गए थे, क्योंकि जब बादशाह के साथ ऐसा किया जा सकता है तो फिर सामंतों के साथ क्यों नहीं किया जा सकता। सैयद बंधुओं ने सामंतों से दोस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन निज़ाम उल मुल्क के नेतृत्व में सामंतों का एक गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। दूसरी ओर बादशाह की हत्या ने जनता के बीच भी सैयद बंधुओं की छवि खराब कर दी थी। जनता उन्हें धोखेबाज और नमक हराम कहने लगी। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के विरोधी सामंतों को अपना समर्थन दिया, क्योंकि बादशाह सैयद बंधुओं के कठोर नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे। 1720 में छोटे भाई हुसैन अली खां को धोखे से मार दिया गया। आगरा के पास बड़े भाई अब्दुल्ला खां को भी हरा दिया गया और इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर से सैयद बंधुओं का अधिकार समाप्त हो गया। मोहम्मद शाह ने करीब 30 साल 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया। उसके पास मुगल साम्राज्य को बचाने का अंतिम मौका था, लेकिन उसने यह मौका भी गंवा दिया था। वह एक कमज़ोर शासक था। उसने राजकाज में कोई ध्यान नहीं दिया। मोहम्मद शाह के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में लोगों के बीच मुग़लों की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। मुग़ल फ़ौज अभी भी ताकतवर थी। मराठे अभी भी दक्षिण भारत में ही थे और राजपूत मुग़ल साम्राज्य के प्रति वफादार बने हुए थे। कोई भी शक्तिशाली और दूरदर्शी बादशाह होता तो अपने काबिल सामंतों के सहयोग से स्थिति को बिगड़ने से रोक सकता था, लेकिन यह मुग़ल साम्राज्य का दुर्भाग्य था कि मोहम्मद शाह ऐसा नहीं था। निज़ाम उल मुल्क, जिसने सैयद बंधुओं को साम्राज्य से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जो उस समय का सबसे शक्तिशाली सामंत था, साथ ही वजीर भी था, अब वह रोज़ रोज़ के झगड़ों की वजह से ऊब गया था। उसने बादशाह और उसके साम्राज्य को खुदा के भरोसे छोड़कर दक्षिण में जाने का निश्चय कर लिया। 1724 में उसने वजीर का पद छोड़ दिया और दक्कन में हैदराबाद रियासत की स्थापना की और यहीं से शुरू हुआ मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक पतन। अब कई शक्तिशाली सामंतों ने खुद की रियासतें कायम करने के प्रयास शुरू कर दिए और देश के अनेक भागों में दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की
निष्ठा जाहिर करने वाले खानदानी नवाबों का उदय हुआ। छोटे जमींदारों, राजाओं और नवाबों ने बगावत कर दी और आज़ाद हो गए। दूसरी ओर मराठा सरदारों ने उत्तर की ओर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। 1738 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत के उत्तरी मैदानों में प्रवेश किया और उसके सामने मुग़ल साम्राज्य ने घुटने टेक दिए। भारत की अपार धन दौलत ने नादिर शाह को आकर्षित किया, क्योंकि उस समय फ़ारस लगातार युद्धों के कारण दिवालिया हो गया था और अपनी फ़ौज के वेतन और हथियारों के लिए उसे पैसों की अत्यंत आवश्यकता थी। कमज़ोर होते मुग़ल साम्राज्य ने नादिर शाह को आक्रमण का मौका दे दिया। 1738 ईस्वी में वह भारत में घुस आया और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा पर वर्षों से कोई ध्यान नहीं दिया गया था। जब तक दुश्मन ने लाहौर पर कब्जा नहीं कर लिया, तब तक खतरे को महसूस ही नहीं किया गया, और जब महसूस किया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली की सुरक्षा के लिए जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू की गईं, लेकिन इस स्थिति में भी सामंत आपसी झगड़े के कारण एक नहीं हो सके। वे ना तो सुरक्षा की कोई योजना बना सके और ना ही सेनापति के नाम पर ही सहमत हो सके। ऐसे में युद्ध का परिणाम क्या होना था, आप खुद ही समझ सकते हैं। 13 फरवरी 1739 को दोनों सेनाओं के बीच करनाल में मुकाबला हुआ। मुग़ल सेना बुरी तरह पराजित हुई। मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया। ऐसा उसने अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया। शाही खजाने को लूट लिया गया तथा दिल्ली के धनी लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 70 करोड़ का माल लूटा गया। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहाँ का रत्नों से जड़ा हुआ मयूर सिंहासन भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़ल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। मुग़ल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। मराठा सरदारों और विदेशी कंपनियों को मुग़ल साम्राज्य की कमजोरी का पता चल गया। कुछ समय के लिए केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह तहस नहस हो गया। वर्ष 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सामंतों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो जल्दी ही गृह युद्ध में बदल गया। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा अब तक काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके कारण अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य पर लगातार आक्रमण होते रहे। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सबसे काबिल सेनापति था। नादिर शाह के मरने के बाद वह अफ़गानिस्तान का शासक बन गया था। 1748 से 1767 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने उत्तरी भारत में दिल्ली और मथुरा पर बार बार आक्रमण करके शहरों को लूटा। उसने 1761 में मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में हरा दिया। इस हार के साथ ही मुग़लों के बाद देश पर शासन करने की मराठाओं की महत्वाकांक्षा को गहरा धक्का लगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में अपना राज्य कायम नहीं किया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और मुग़ल सामंतों के आपसी झगड़ों के कारण 1761 तक मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली का राज्य रह गया था। दिल्ली में भी रोज़ रोज़ दंगे और संघर्ष होने लगे। इस समय तक अलग अलग क्षेत्रों में नई नई रियासतों का उदय हो चुका था। इन रियासतों के दावेदारों ने मुग़ल वंश के नाम पर सत्ता के लिए संघर्ष चलाना फ़ायदेमंद समझा। इससे मुग़ल वंश दिल्ली के नाम मात्र के सिंहासन पर बहुत दिनों तक बना रहा। शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में वह
अपनी राजधानी से दूर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहा, क्योंकि उसे अपने ही वजीर से जान का खतरा था। अब तक साम्राज्य की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे सुधारना संभव नहीं था। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों से वह हार गया और इसके बाद कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन धारक बनकर रहा। मराठों के संरक्षण में 1772 में वह दिल्ली लौटा। अंग्रेज़ों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1857 तक मुग़ल वंश खत्म हो चुका था और मुग़ल बादशाहों को अंग्रेज़ों ने केवल राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। मुग़ल साम्राज्य के पतन ने ब्रिटिश शासकों के लिए भारत विजय का रास्ता आसान कर दिया था। कोई भी भारतीय शक्ति मुग़लों के बाद शासन करने के लिए सामने नहीं आई। वे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से ताकतवर थीं, मगर उसे एकता के सूत्र में बांधने या उसकी जगह कोई नई चीज़ को लाने में समर्थ नहीं थीं। ये शक्तियाँ पश्चिम से आने वाले नए दुश्मन के सामने टिके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना सकीं। इन शक्तियों की भी वही कमजोरियाँ थीं जिसके शिकार खुद मुग़ल थे। दूसरी ओर भारत का दरवाज़ा खटखटाने वाली यूरोपीय कंपनियां ऐसे समाज से आई थीं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में काफ़ी उन्नत था तथा जिसने एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था का विकास किया था। मुग़ल साम्राज्य के पतन की सबसे दुखद बात यह हुई कि उसकी जगह पर एक विदेशी ताकत आई जिसने अपने हितों का ख्याल कर देश के सदियों पुराने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की जगह एक औपनिवेशिक ढांचा स्थापित किया।